हेलो गाइज, कैसे आप लोग। मैं नागेंद्र सिंह कंप्यूटर के काफ़ी सारे कंटेंट के साथ आपके पास अवेलेबल हूँ। गाइज, किसी भी पर्टिकुलर पेपर में जाए, आरओ एआरओ या किसी भी पर्टिकुलर पेपर की बात करें, आपके पेपर में कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सारा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंफर्म मैच होने वाले हैं, और उसके लिए क्यों ना एक कंटेंट को, एक टॉपिक को थोड़ा डिटेल में कवर किया जाए। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चैप्टर कौन सा है? फंडामेंटल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, रैम रोम, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सारे कंटेंट हम लोग फंडामेंटल में पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है 01 बाइनरी नंबर, और ये सारे कंटेंट नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर फंडामेंटल, नंबर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, एमएस ऑफिस सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करें, वायरस, टाइप ऑफ वायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कुछ चैप्टर आपको पढ़ने हैं। लेकिन पहले चैप्टर को थोड़ा कवर किया जाए जो आपके पेपर में पूछा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के दो पार्ट आप सुनेंगे। पहला क्या? हार्डवेयर। दूसरा आप सुनते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के वैसे पार्ट्स, वैसे फिजिकल कंपोनेंट जिसे आप टच कर सकें, वो सारे क्या होंगे? हार्डवेयर। HW का मतलब आप इसे कहेंगे क्या? हार्डवेयर। मेनली पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो हार्डवेयर से बनता है। सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस MS ऑफिस से बनेगा, जिसे आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कंप्यूटर सिस्टम के वैसे पार्ट्स जिसे आप टच कर सकें, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, इन सारे डिवाइस को आप टच कर सकते हैं। जिस डिवाइस को आप टच कर सकें वो सारे क्या हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस। लेकिन सिस्टम के वैसे पार्ट्स जिसे यूज़ तो करते हैं, टच नहीं कर सकते, वो सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं। तो MS ऑफिस क्या होना चाहिए? सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए? सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि सिस्टम के वैसे फिजिकल कंपोनेंट जिसको आप टच कर सके, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसे आप हार्डवेयर के रूप में जानते हैं। सिस्टम के वैसे पार्ट्स जिसको टच कर सकें वो सारे हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर को थोड़ा डिटेल में कवर किया जाए। हार्डवेयर को मेनली दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है। आपको पहले से पता होगा मैक्सिमम कंटेंट। तो फर्स्ट वन डैट इज CPU। CPU का मतलब क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सिस्टम के वैसे पार्ट्स जिसे आप आसानी से चेंज कर सके, अब वो आपका क्या है? पेरिफेरल डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम के वैसे पार्ट्स जिसे आसानी से चेंज कर सके, वो पेरिफेरल डिवाइस। आप कीबोर्ड को चेंज कर सकते, प्रिंटर को चेंज कर सकते, मॉनिटर को चेंज कर सकते, ये सारे डिवाइस क्या हैं? पेरिफेरल डिवाइस। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन सी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो आप कहेंगे CPU। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम का मेन पार्ट है। अगर आपने CPU को चेंज कर लिया, इसका मतलब आपने सिस्टम को चेंज कर लिया। लेकिन सिस्टम के वैसे पार्ट्स जिसे आसानी से रिप्लेस कर सके, वो आपके पेरिफेरल डिवाइस। इसका मतलब ये भी हार्डवेयर डिवाइस, ये भी हार्डवेयर डिवाइस। CPU को चेंज करने का मतलब सिस्टम को चेंज करना। ठीक। अब क्वेश्चंस पेपर में कैसे बनते हैं? इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, CPU, फाइंड ऑड वन, तो ये CPU आपका मेन पार्ट। इन सारे डिवाइस को आप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए ये सारे डिवाइस क्या हैं? पेरिफेरल डिवाइस। ये सारे डिवाइस क्या हैं? पेरिफेरल डिवाइस। क्लियर है? लेकिन अगर ये CPU नहीं होता, CPU नहीं होता और यहाँ पे ऑप्शन होता सपोज डेट स्टाइलस, तो इसका मतलब ये है कि स्टाइलस, ये स्टाइलस क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। अब आपका आंसर प्रिंटर होना चाहिए। तो कहने का मतलब जिस डिवाइस को आसानी से चेंज, वो सारे पेरिफेरल डिवाइस हैं। क्लियर? लेकिन सिस्टम का मेन पार्ट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन सा? CPU। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका फुल फॉर्म डैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम का मेन पार्ट, जिसे आप कह सकते हैं क्या? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे आप कह सकते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे आप कह सकते हैं मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसे आप कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर।
आप सुने होंगे माइक्रो प्रोसेसर, इसका मतलब ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर सीपीयू को कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहले प्रोसेसर का नाम बताएं, तो ये जो सीपीयू प्रोसेसर है, पहले प्रोसेसर का नाम 4004। कब आया था ये? 1971। किस कंपनी ने दिया था? इंटेल। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। सीपीयू का मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और इसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं, प्रोसेसर कह सकते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए सिस्टम पे सबसे पहला टास्क क्या करेंगे, तो आप कहेंगे इनपुट, 2 नंबर एंट्री करने हैं। सबसे पहले आपने इनपुट दिया, इनपुट के बाद आप उस डेटा पे प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग के बाद आपको मिलता है रिजल्ट, जिसे आउटपुट कहें। रिजल्ट के बाद आप इस डेटा को करेंगे क्या? सेव। सेव करने के बाद आपको करना क्या है? ट्रांसफ़र। इनपुट, कीबोर्ड क्या? इनपुट डिवाइस। माउस क्या? इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या? इनपुट डिवाइस। सीपीयू क्या है? प्रोसेसर, ये भी एक डिवाइस। रिजल्ट के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, ये सारे क्या है? आउटपुट डिवाइस। सीडी डीवीडी क्या है? सीडी डीवीडी की बात करें, वो क्या है? मेमोरी डिवाइस। सीडी डीवीडी क्या है? मेमोरी डिवाइस। इसका मतलब रिपीटर, राउटर, मोडेम, ट्रांसफरिंग डिवाइस। इन सारे डिवाइस को जिसे आप आसानी से चेंज कर सके, प्रोसेसर के अलावा इन सारे डिवाइस को जिसे आप आसानी से चेंज कर सके, वो सारे पेरिफेरल डिवाइस। कौन से डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? ये प्रोसेसर पेरिफेरल डिवाइस नहीं, क्योंकि ये सिस्टम का मेन पार्ट। और अगर मेन पार्ट है, इसका मतलब आपने प्रोसेसर को चेंज कर लिया, आपने सिस्टम को चेंज कर लिया। तो हमेशा ध्यान रखना है, सिस्टम में ये सारे डिवाइस हैं, इन सारे डिवाइस को पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले मेन पार्ट कौन सा? सीपीयू। क्लियर है? तो यहाँ पे ये प्रोसेसर के अलावा सारे डिवाइस आपके पेरिफेरल डिवाइस हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना प्रोसेसर को समझा जाए। ठीक है, सीपीयू। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए सीपीयू, तो आप कह सकते हैं सीपीयू किस जनरेशन में आया था? तो सीपीयू आया था 4th जनरेशन में। सीपीयू 4th जनरेशन में। क्लियर है? और अगर ये 4th जनरेशन में आया था, तो पहले प्रोसेसर का नाम क्या था? 4004। कब आया था ये? 1971। किस कंपनी ने दिया था? इंटेल कंपनी ने प्रोसेसर को दिया था। और ये प्रोसेसर 4004 किस जनरेशन में? 4th जनरेशन में। अगर ये 4th जनरेशन में है, तो डायरेक्ट 4th जनरेशन तो आया नहीं। 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1st जनरेशन में क्या? तो 1st जनरेशन में आया था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब 1st जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। 2nd जनरेशन में आया था ट्रांजिस्टर। 2nd जनरेशन में क्या? ट्रांजिस्टर। 3rd जनरेशन में आया क्या? आईसी। आईसी स्टैंड फॉर दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। और मल्टीपल आईसी से बना 4th जनरेशन में दैट इज वीएलएसआई। वीएलएसआई का मतलब आप इसे कहें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसी वीएलएसआई को आप प्रोसेसर भी कर सकते हैं। लेकिन 5th जनरेशन की बात करें, ये 4th जनरेशन, 5th जनरेशन की बात करें, तो यहाँ पे यूएलएसआई, जिसे आप कहेंगे क्या? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर है? 1st जनरेशन में हार्डवेयर डिवाइस वैक्यूम ट्यूब,
एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए रबर का डिवाइस वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब इसमें फॉल्ट अधिक थे, ये जल जाता था। वैक्यूम ट्यूब को हटा करके दिया गया क्या, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इस ट्रांजिस्टर में भी फॉल्ट थे, इसीलिए ट्रांजिस्टर को हटा करके दिया गया क्या, आईसी। और मल्टीपल आईसी से बना क्या, प्रोसेसर। इस प्रोसेसर की बात करें तो इस प्रोसेसर की अगर हीटिंग कैपेसिटी की बात करें, ये अगर प्रोसेसिंग करता है तो कहीं ना कहीं ये हीट जनरेट होगा। इसके ऊपर एक प्रोसेसर फ़ैन होता है। तो अभी सिर्फ ये समझें कि ये प्रोसेसर बना मल्टीपल आईसी के कम्बिनेशन से, और मल्टीपल आईसी से प्रोसेसर, मल्टीपल प्रोसेसर के कम्बिनेशन से यूएलएसए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लेकिन ये जो प्रोसेसर है उसी प्रोसेसर को सीपीयू के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर डिवाइस कौन सा, फर्स्ट जनरेशन के डिवाइस को किस डिवाइस के थ्रू चेंज किया गया, और ये किस जनरेशन में आया था। ट्रांजिस्टर रिप्लेस बाई आईसी, आईसी किस जनरेशन में आया था। प्रोसेसर बना किससे, आईसी से। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। क्लियर। अब अगर ये क्लियर है तो हम लोग सीपीयू को समझे। सीपीयू मेन पार्ट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू की बात करें, इस सीपीयू को, प्रोसेसर को मेनली 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है। इस प्रोसेसर को, प्रोसेसर एक्चुअल में होता क्या है, अगर सिस्टम की बात करें, एक मेन बोर्ड होगा जिसे मदरबोर्ड के रूप में जानते हैं। यहाँ पे रैम कनेक्टेड है, यहाँ पे प्रोसेसर कनेक्टेड होगा, उसी के ऊपर एक प्रोसेसर फैन होगा, यहाँ पे बैटरी वगैरह होती है, कोमोस बैटरी। तो ये सारे डिवाइस एक मेन बोर्ड में कनेक्टेड होंगे, और इसी के ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसे हम लोग सीपीयू कैबिनेट के रूप में जानते हैं। बड़ा सा बॉक्स जिसे कवर किया जाता है वो क्या है, सीपीयू कैबिनेट। तो इसका मतलब हम लोग अभी प्रोसेसर का मतलब इस सीपीयू को सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, इस सीपीयू को पढ़ रहे हैं। सीपीयू प्रोसेसर जिसको 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है। पहले पार्ट की बात करें, इसे कहेंगे एएलयू, मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। दूसरे पार्ट की बात करें, कंट्रोल यूनिट, और तीसरे पार्ट की बात करें, मेमोरी यूनिट। जितने भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने हैं प्रोसेसर के थ्रू ही परफॉर्म कराए जाते हैं। आपने इनपुट दिया है, इनपुट डिवाइस यूज किया जाएगा। इनपुट डिवाइस के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट, प्रोसेसिंग डिवाइस, और उसी डेटा को रिजल्ट के रूप में आपको दिया जाता है। इसका मतलब ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, कंपेरिजन्स, इन सारे टास्क को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एएलयू की। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो सीपीयू को करेंगे। और सीपीयू का मतलब प्रोसेसर, जिसे आप कहेंगे क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिस्टम का मेन पार्ट जिसे सीपीयू के रूप में जानते हैं। ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय अर्थमेटिक, लॉजिक या लॉजिकल यूनिट। ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय एएलयू। सिस्टम को कंट्रोल करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल यूनिट। डेटा स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेमोरी यूनिट। और सिस्टम को कंट्रोल करने का मतलब डिवाइसेस को कंट्रोल करना। सिस्टम को कंट्रोल करने का मतलब क्या, डिवाइस को कंट्रोल करना। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। आपके पास सपोज दैट मल्टीपल पार्टिकुलर पेजेज हैं, एक फाइल के मल्टीपल पेज। पेज नंबर 50 को आपको प्रिंट करना है। पेज नंबर 50 को प्रिंट करना है, आप कमांड देंगे Ctrl+P, पेज नंबर 50 को प्रिंट करो। और यहाँ पे प्रिंटर यानी हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड है। प्रिंटर का मतलब क्या, हार्डवेयर डिवाइस। जहाँ पे फाइल को आपने सेलेक्ट किया है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे प्रिंटर, हार्डवेयर डिवाइस जिसके पास अपना दिमाग नहीं है, इस प्रिंटर को कैसे मालूम पेज नंबर 50 को ही प्रिंट करना है। स्कैनर को कैसे पता किसी पार्टिकुलर पेज को स्कैन करना है। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी एक कमांड दिया है उस कमांड के बिहाफ पे सिग्नल जनरेट, नेक्स्ट कमांड के लिए एक नेक्स्ट सिग्नल जनरेट किया जाएगा, नेक्स्ट कमांड के लिए एक नेक्स्ट सिग्नल जनरेट किया जाता है, और इसी सिग्नल, यूनिक सिग्नल के बिहाफ पे इस डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है। इस डिवाइस को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सिग्नल की।
जो आपके कमांड के बिहाफ पे इस सिग्नल को जनरेट किया गया है। इसका मतलब ये है कि सिग्नल को जनरेट किया गया है किसके थ्रू, कंट्रोल यूनिट के थ्रू, और इसी सिग्नल के बिहाफ पे इस डिवाइस को कंट्रोल किया गया है किसके थ्रू, कंट्रोल यूनिट के थ्रू। यानी डिवाइसेस को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल यूनिट। अब कुछ डिवाइस सिस्टम के अंदर होते हैं और कुछ डिवाइस सिस्टम के बाहर होते हैं। रैम रोम क्या, आप कहेंगे इंटरनल डिवाइस। CD DVD क्या, एक्सटर्नल डिवाइस। प्रिंटर मॉनिटर, एक्सटर्नल डिवाइस। तो कुछ डिवाइस सिस्टम के अंदर, कुछ डिवाइस सिस्टम के बाहर, जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उन सारे डिवाइस को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कंट्रोल यूनिट। तो बस इतना सा टर्म दिमाग में रखना है कि सारे डिवाइस को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल डिवाइसेस, control devices, it might be internal device, it might be external device. All internal devices controlled by control unit through the help of control signal. डेटा स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, तो आप कहेंगे मेमोरी यूनिट। डेटा स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मेन टास्क क्या होना चाहिए, डेटा को स्टोर करो। डेटा स्टोर आप करेंगे कहाँ करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे CD DVD रैम रोम मेमोरी डिवाइस में। तो डेटा स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेमोरी यूनिट। और ये मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है, CPU का। तो मेमोरी यूनिट का मेन टास्क डेटा को स्टोर करना, स्टोर डेटा। और डेटा स्टोर करने के लिए आपको एक डिवाइस की ज़रूरत है, उसी डिवाइस को कहेंगे मेमोरी डिवाइस। डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी डिवाइस, डेटा को स्टोर करेंगे मेमोरी डिवाइस में। स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मेमोरी यूनिट। लेकिन इस पर्टिकुलर डिवाइस को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल करना अलग टास्क, डेटा स्टोर करना अलग टास्क। डिवाइसेस को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल यूनिट, लेकिन डिवाइसेस में डेटा स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेमोरी यूनिट। तो हमेशा ध्यान रखें, इस मेमोरी डिवाइस में डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन इस डिवाइस को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन में नहीं मिलता है, इसलिए आपको दिया जाएगा CPU। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, अभी आपने बोला क्या CPU, लेकिन अगर यही ऑप्शन दे दिया जाए और इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो उस केस में ALU को कंसिडर करना है, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, इसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। तो ALU की वजह से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अगर ये ऑप्शन में है तो इसे कंसिडर करेंगे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिला तो CPU को कंसिडर करना है। क्लियर है गाइस? तो आशा है ये सारे कंटेंट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अब जब ये सारे कंटेंट क्लियर हैं तो मेमोरी डिवाइस से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट में पूछा जाता है। हर एक पेपर में आप देखेंगे एक क्वेश्चन मेमोरी डिवाइस से होता ही है। तो क्यों ना मेमोरी डिवाइस को थोड़ा डिटेल में कवर किया जाए। मेमोरी डिवाइस जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करेंगे, मेमोरी डिवाइस यहाँ डेटा स्टोर करेंगे। मेमोरी डिवाइस को बेसिकली दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है। पहला आप सुनेंगे प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड पार्ट की बात करें उसे कहेंगे क्या, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जिस करंट डेटा पे काम करेंगे, कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा होंगे, सारे डेटा को एक साथ हम लोग प्रोसेस नहीं करते, सारे फाइल पे एक साथ आप काम नहीं करने वाले हैं। जिस फाइल को आप यूज करेंगे करंटली, वो सारे फाइल कहाँ होते हैं, प्राइमरी में। आपकी कंप्यूटर में लाखों फाइल हो सकती है, लेकिन सारे फाइल को एक साथ आप यूज नहीं करेंगे। जिस फाइल को यूज कर रहे होंगे वो फाइल कहाँ पे है, प्राइमरी पे। लेकिन जो फाइल आपने सेलेक्ट किया है पहले, वो फाइल कहाँ होगी, सेकेंडरी। सेकेंडरी से कहाँ पे करेंगे, प्राइमरी से CPU को पास करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना है। आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, आपने एक बेसिकली कंटेंट आपको रेडी करना था, और इस कंटेंट को आपने लिखा,
और लेकिन इसको कंप्लीट करने में 4-5 घंटे का समय लगा, फाइल को रेडी करने में 4-5 घंटे का समय लगा। जब आपने इस डेटा को रेडी कर लिया तो इसे करेंगे सेव। सेव करने के लिए आपने बताया सी ड्राइव के इस फोल्डर में सेव करना है, डी ड्राइव के इस फोल्डर में सेव करना है, CD में राइट करना है, DVD में राइट करना है। जैसे ही आप इस डेटा को सेव करेंगे, ये डेटा सेव हुआ है कंप्यूटर में कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी। जैसे ही फाइल को, डेटा को आपने सेव किया, ये डेटा सेव हुआ है कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन सेव करने से पहले जब तक ये पर्टिकुलर फाइल यूज कर रहे थे तब तक ये फाइल कहाँ थी, प्राइमरी मेमोरी पे। जैसे आपने सेव किया, फाइल सेव कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन सेव करने से पहले ये फाइल कहाँ थी, प्राइमरी पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तक फाइल को आप यूज कर रहे हैं तब तक वो फाइल कहाँ है, प्राइमरी पे। जैसे ही आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, बंद करने के बाद भी अगर वो फाइल आपके सिस्टम में है, कंफर्म है, वो फाइल कहाँ है, सेकेंडरी मेमोरी। जब दोबारा से ओपन करेंगे तो सेकेंडरी से पिक करेंगे, फाइल को पिक किया जाता है प्राइमरी, और प्राइमरी से CPU को पास किया जाता है। यहाँ पे CPU बैठा है, आपने जो फाइल ओपन किया वो फाइल ओपन कहाँ से, सेकेंडरी से प्राइमरी पे, और प्राइमरी से CPU को पास किया जाता है। सिंपल सा एग्जांपल, आपके कंप्यूटर में बहुत सारे सॉन्ग्स को आपने रखे हैं और इसमें से किसी 2 गानों को आपने सेलेक्ट कर लिया। ये जो सेलेक्टेड डेटा है जिसे अभी आप सुन रहे हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं आपके सिस्टम में, लेकिन आपने 2 गानों को सेलेक्ट किया जिसे आप सुन रहे हैं, वो डेटा अभी आप यूज़ कर रहे हैं। जिस करंट डेटा को अभी आप यूज़ कर रहे होंगे वो सारे डेटा कहाँ होते हैं, प्राइमरी मेमोरी पे। लेकिन पहले डेटा कहाँ था, सेकेंडरी। सेकेंडरी से पिक किया गया कहाँ पे, प्राइमरी। प्राइमरी से किसे पास करते हैं, प्रोसेसर को। प्राइमरी से डेटा किसे पास करते हैं, प्रोसेसर को। अब यहाँ डिसाइड होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन है क्या, सिस्टम को कंट्रोल करने हैं क्या, दोबारा डेटा को सेव करने हैं क्या। तो इसका मतलब मल्टीपल सॉन्ग्स, मल्टीपल फाइल, मल्टीपल फोल्डर्स जिसे आपने ओपन किया है वो सारे डेटा कहाँ होते हैं, प्राइमरी पे। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रैम रोम सुनते हैं, रैम रोम, ये रैम रोम है क्या, तो आप कहेंगे प्राइमरी मेमोरी। आपने सिस्टम को परचेज करते समय आपने चेक किया है, या फ़ोन को परचेज करते समय आपने चेक किया होगा रैम कितना है। रैम का मतलब प्राइमरी मेमोरी। अगर रैम की स्टोरेज कैपेसिटी अधिक है तो मैक्सिमम फाइल सेकेंडरी से प्राइमरी पे पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी पे सारे डेटा आ चुके हैं कम समय में प्रोसेसर को पास। स्टार्टिंग में प्राइमरी मेमोरी अगर नहीं थी, प्राइमरी मेमोरी शुरुआत में नहीं थी, तो प्रोसेसर को पहले गाने को सर्च करना पड़ा, नेक्स्ट गाने को सर्च करने में टाइम अधिक लगना था। इसी सर्चिंग टाइम को फास्ट करने के लिए, एक्सेसिंग को फास्ट करने के लिए बेसिकली आया क्या, एक्सेसिंग को फास्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट आया किसका, प्राइमरी मेमोरी। क्लियर है। जिस करंट डेटा पे आप काम कर रहे होंगे वो सारे डेटा कहाँ स्टोर होते हैं, प्राइमरी पे। लेकिन वो डेटा पहले कहाँ था, सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी, प्राइमरी से CPU को पास किया जाता है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि जो डेटा जिसे आप यूज कर रहे होंगे वो सारे डेटा कहाँ होते हैं, प्राइमरी पे। पहले कहाँ था, सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी, प्राइमरी से CPU को पास। रैम की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब आपने प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए रैम रोम क्या है, तो रैम रोम को कहेंगे क्या, प्राइमरी मेमोरी। CD DVD क्या है, CD DVD को कहेंगे क्या, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी से डेटा को पिक करते हैं कहाँ पे, प्राइमरी, और प्राइमरी से किसे पास करते हैं, CPU को। सबसे पहले डेटा सिस्टम में सेव है, मतलब डेटा कहाँ सेव, सेकेंडरी, सेकेंडरी से कहाँ पिक करेंगे, प्राइमरी, प्राइमरी से CPU को पास। तो अगर किसी भी केस में पूछा जाए कि रैम की स्टोरेज कैपेसिटी क्यों बढ़ाते हैं हम लोग, तो आपको बस यही सोचना है कि रैम को बढ़ाने का मतलब ये है सिस्टम के स्पीड को बढ़ाना। अगर रैम की स्टोरेज कैपेसिटी को आपने बढ़ाया तो मैक्सिमम डेटा सेकेंडरी से प्राइमरी पे पिक कर लेते और प्राइमरी से CPU को पास करते हैं। अगर रैम की स्टोरेज कैपेसिटी कम है
तो प्रोसेसर को बार बार डेटा को सेकेंडरी से सर्च करना पड़ेगा, जिससे सिस्टम का स्पीड थोड़ा स्लो होता है। तो एक लाइन में बस यहाँ पे यही अपडेट करें, सिस्टम करंट यूजिंग डेटा। जिस करंट डेटा पे आप काम कर रहे होंगे, करंट यूजिंग और प्रोसेसिंग डेटा, जिस करंट डेटा पे हम लोग काम कर रहे होंगे वो सारे डेटा कहाँ होते हैं, प्राइमरी पे। और प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, आपको पहले से पता है, रैम और दूसरा क्या, रोम। यहाँ से पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वर्ड पेपर में पूछा जाता है जिसे कहेंगे वोलाटाइल, वोलाटाइल, और दूसरा वर्ड आपको मिलता है क्या, नॉन वोलाटाइल। एक वोलाटाइल, दूसरा वर्ड क्या मिलेगा, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब आप इसे कहेंगे क्या, टेम्पररी, और नॉन वोलाटाइल का मतलब आप इसे कहेंगे परमानेंट। और परमानेंट, लेकिन अस्थाई और परमानेंट वर्ड पेपर में नहीं आता, अस्थाई या टेम्पररी वर्ड पेपर में नहीं आता। पेपर के लिए बस यही याद रखें कि रैम को वोलाटाइल, रोम को नॉन वोलाटाइल कहेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रैम स्टैंड फॉर, तो आप कहेंगे क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब क्या, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। पेपर के पर्पज से बस अभी क्या भी रट जाए, अभी क्या भी बहुत इम्पोर्टेंट, जिसे आप कहेंगे क्या, वोलाटाइल मेमोरी। रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी। रोम को आप नॉन वोलाटाइल के रूप में जानते हैं, रोम को आप नॉन वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जानते हैं। रैम वोलाटाइल, रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल। रैम पे जो डेटा स्टोर करते हैं वो डेटा टेम्परेरी होता है, लेकिन इसको डिटेल में अभी समझेंगे। अभी सिर्फ पेपर के पर्पज़ से याद रखें कि रैम है क्या, प्राइमरी मेमोरी, रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी। ये दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं, तो यहाँ पे टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं और यहाँ पे परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं। परमानेंट डेटा का मतलब क्या है कि एक ऐसा डेटा जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है, एक ऐसा डेटा जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है वो क्या है, परमानेंट। एक ऐसा डेटा जो यूज़र का डेटा है, यूज़र कभी भी चेंज कर सकता है। आज जिस फाइल पे काम करेंगे ज़रूरी तो नहीं है उसी फाइल पे कल काम करें, यानी आप अपने पर्टिकुलर डेटा को तो कभी भी चेंज कर सकते हैं। जिस डेटा को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं वही डेटा वोलाटाइल डेटा है। और वोलाटाइल डेटा कहाँ स्टोर, रैम पे। ध्यान से इसको थोड़ा समझना है। आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, किसी कंटेंट को आपने लिखा, लिखने के बाद आपको लगा ये डेटा गलत है, सेम टाइम पे इस डेटा को आप चेंज कर सकते हैं। ये भी अगर गलत है, इस डेटा को भी आप सेम टाइम पे चेंज कर सकते हैं। जिस डेटा को आप जब चाहें उसी समय चेंज कर दें, वो डेटा क्या है, वोलाटाइल, टेम्पररी। वो डेटा क्या है, वोलाटाइल या टेम्पररी। अगर ये डेटा वोलाटाइल है, अगर ये डेटा वोलाटाइल है, इसी वोलाटाइल डेटा को आप कर सकते हैं रैम पे स्टोर किया जाता है। अगर ये डेटा ज़रूरत के हिसाब से जब चाहे उसी समय चेंज कर दें, मतलब वो डेटा क्या है, टेम्पररी। और टेम्पररी डेटा को कहेंगे वोलाटाइल। वोलाटाइल डेटा कहाँ स्टोर होगा, रैम पे। आपने किसी गाने को सेलेक्ट किया था और अगर आपने इसे किसी गाने को सुन लिया है, नेक्स्ट गाने को सेलेक्ट कर ले, इसे भी आपने सुन लिया है, नेक्स्ट गाने को सेलेक्ट कर ले। अब ये डेटा क्या है, टेम्पररी। और अगर ये डेटा टेम्पररी है मतलब डेटा क्या, वोलाटाइल। वोलाटाइल डेटा कहाँ स्टोर, रैम पे। इसलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैम टेम्पररी नहीं होता, रैम पे जो डेटा स्टोर करते हैं वो डेटा टेम्पररी होता है। रैम टेम्पररी नहीं है, रैम पे जो डेटा स्टोर करते हैं वो डेटा टेम्पररी होता है। इसीलिए आपके पेपर में यहाँ पे डेटा के पर्पज़ से क्वेश्चन होता है, रैम के पर्पज़ से क्वेश्चन नहीं होता, डेटा के पर्पज़ से क्वेश्चन होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि आपको याद रखना है रैम क्या है, वोलाटाइल। ठीक है, रैम तो क्लियर है, लेकिन अब रोम की बात करते हैं। आप प्रोसेसर यूज करेंगे, प्रोसेसर में डेटा होगा। कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे, ट्रांजिस्टर में डेटा होगा। ट्रांजिस्टर में जो डेटा है उस डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते। कैपेसिटर, प्रोसेसर, इसमें डेटा है, उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते। आप एसी के लिए रिमोट यूज करते हैं, रिमोट में भी एक आईसी होगी, आईसी में डेटा को चेंज नहीं कर सकते।
इसका मतलब वो सारे डेटा क्या है, फिक्स है, परमानेंट। अगर वो डेटा फिक्स है, परमानेंट है, इसका मतलब वो डेटा क्या है, नॉन वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल डेटा कहाँ स्टोर किया जाता है, तो नॉन वोलाटाइल डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, रोम। रैम क्या है, वोलाटाइल, रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल। तो रैम वोलाटाइल का मतलब पावर सप्लाई ऑफ डेटा लॉस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर सप्लाई ऑफ डेटा लॉस्ट, डेटा को हटा दो, इसका मतलब वो आपका क्या है, वोलाटाइल। रैम की प्रॉपर्टी यही है कि जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हो मुझे फ्री कर दो, ताकि अगली बार मैं नेक्स्ट डेटा को सेलेक्ट कर पाऊँ। अगर नेक्स्ट डेटा को सेलेक्ट करना है, इसका मतलब ये है कि उस डेटा को पहले डिलीट करना पड़ सकता है, इसलिए क्यों ना इसके प्रॉपर्टी में ही ऐड कर दिया जाए, पावर सप्लाई ऑफ डेटा फ्री, डैट इज वोलाटाइल। और वोलाटाइल को हम लोग कह सकते हैं कहाँ स्टोर होता है, रैम पे। ठीक है, अब यहाँ पे रैम अगर वोलाटाइल, रोम नॉन वोलाटाइल। रोम में क्या है, किसी भी डिवाइस को जब बनाया गया उसी समय डेटा रिकॉर्ड कर दिया जाए। किसी भी पार्टिकुलर रोम होता क्या है, जब एक पार्टिकुलर डिवाइस बने, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बने, उसी समय सेम टाइम पे डेटा रिकॉर्ड कर दिया जाए। उस डेटा को बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो डेटा आज भी यूज होगा, कल भी यूज होगा, अगले दिन भी यूज होगा, एक महीने एक साल के बाद भी यूज होगा। यानी अगर जो डेटा बार बार यूज होगा, इसका मतलब वो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होगा। कंप्यूटर के लिए ज़रूरी डेटा जिसे चेंज नहीं कर सकते, वो सारे डेटा कहाँ स्टोर होंगे, रोम में स्टोर होंगे। अब डेटा अगर चेंज नहीं कर सकते मतलब डेटा परमानेंट है, और परमानेंट के लिए क्या वर्ड पढ़ रहे हैं आप, नॉन वोलाटाइल। तो रैम को वोलाटाइल, रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जानते हैं। क्लियर है, ऐसा है, यहाँ तक क्लियर होगा। अगर रैम वोलाटाइल तो रैम के सारे पार्ट क्या होंगे, वोलाटाइल। तो रैम, अभी आप पढ़ रहे हैं क्या, वोलाटाइल मेमोरी, रैम वोलाटाइल। रैम को दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है, पहला डी रैम और दूसरा क्या है, एस रैम। फर्स्ट वन डी रैम, दूसरा क्या है, एस रैम। डी का मतलब क्या, डायनेमिक, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम। और एस का मतलब क्या, आप कहेंगे क्या, स्टैटिक रैम। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डी रैम क्या है, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल, तो रैम वोलाटाइल है तो रैम के सारे पार्ट भी वोलाटाइल होंगे। रैम में टेम्परेरी डेटा स्टोर करेंगे तो रैम के जितने एग्जाम्पल्स होंगे वहाँ भी टेम्परेरी डेटा स्टोर होगा। इसका मतलब ये है कि डी रैम, एस रैम और रैम ये सारे क्या हैं, वोलाटाइल। अगर ये सारे वोलाटाइल हैं तो डी रैम, एस रैम में कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए। अंतर क्या है, एक ऐसा डेटा जिसे अभी के अभी आप चेंज कर दें, एक ऐसा डेटा जब तक पावर सप्लाई ऑफ ना हो तब तक उसे यूज किया जाए। आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन किया, किसी कंटेंट को आपने लिखा, आपको लगा ये गलत है, सेम टाइम पे चाहें तो चेंज कर ले। आपको लगा ये भी गलत है, सेम टाइम पे चाहें तो चेंज कर ले। अब ये डेटा अब जब चाहें उसी समय चेंज कर सकते हैं, डायनेमिकली डेटा चेंज, रिफ्रेश। डी रैम में कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर दोनों यूज किया जाता है। कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर के बिहाफ पे ये डेटा फ्रिक्वेंटली बेसिस पे रिफ्रेश किया जाता है। जैसे ही पार्टिकुलर आपने चेंज किया, सेम टाइम पे डेटा को चेंज कर लिया जाए। लेकिन एस रैम में ऐसा नहीं होता, एक फिक्स इंटरवल के बाद डेटा को चेंज किया जाता है, कुछ समय के बाद डेटा को चेंज किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ भी डेटा चेंज होगा, यहाँ भी डेटा चेंज होगा, लेकिन यहाँ अभी के अभी चेंज कर दो और यहाँ तब तक यूज करो जब तक पावर सप्लाई ऑफ नहीं, या जब तक फोर्सली डिलीट ना किया जाए। सुबह में कंटेंट को आपने 10 बजे लिखा, सपोज डैट आपने किसी कंटेंट को 10 बजे लिखा, आपको लगा कि अभी के अभी चेंज कर दो, कर सकते हैं, डी रैम के एग्जाम्पल। लेकिन सुबह 10 बजे लिखने के बाद आपने किया कट कॉपी, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, कट कॉपी। कट कॉपी आपने सुबह में किया, शाम को इसे करना है पेस्ट, पूरे दिन आपका कंप्यूटर ऑन है। कट कॉपी आपने सुबह में किया था, शाम को करना था पेस्ट, पूरे दिन सिस्टम अगर ऑन है, शाम को पेस्ट करेंगे तो ये शाम को पेस्ट होता है। कट कॉपी डेटा जब तक पेस्ट नहीं करते कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। कहाँ पे, कट कॉपी डेटा पेस्ट करने तक कहाँ स्टोर होता है, क्लिप बोर्ड, मैसेज क्लिप बोर्ड।
मैसेज को कट कॉपी करेंगे, कट कॉपी करते ही एक मैसेज मिला कॉपी इनटू क्लिपबोर्ड, यानी कट कॉपी डेटा पेस्ट करने तक कहाँ स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में। MS वर्ड में कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिलता है होम का, उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्लिपबोर्ड। कट कॉपी के बाद वहाँ पे चेक करेंगे, सारे कट कॉपी डेटा मिल जाते हैं। तो कट कॉपी डेटा पेस्ट करने तक कहाँ स्टोर, क्लिपबोर्ड। सेकंड केस, कट कॉपी आपने किया, पेस्ट करने से पहले सिस्टम को पावर सप्लाई ऑफ कर दें, सिस्टम को बंद कर दें। पेस्ट करने से पहले सिस्टम को बंद कर दें। जब सिस्टम को आप बंद करेंगे तो इसका मतलब जैसे ही बंद करेंगे यहाँ से डेटा हटा दिया जाता है। अब सिस्टम को ऑन करके पेस्ट करें, पेस्ट नहीं होगा। यानी कट कॉपी डेटा पेस्ट करने तक कहाँ स्टोर, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में डेटा तब तक यूज कर सकते हैं जब तक पावर सप्लाई ऑफ नहीं। यानी ये क्लिपबोर्ड ये भी वोलाटाइल है, लेकिन ये SRAM का एग्जाम्पल है। ये जो डेटा जिसे आप अभी के अभी चेंज कर रहे थे वो DRAM का एग्जाम्पल है। आपने किसी गाने को सेलेक्ट किया किसी एक सॉफ्टवेयर में, इसे सुनने के बाद नेक्स्ट गाने को, इसे सुनने के बाद नेक्स्ट गाने को आपने चेंज कर लिया। ये डेटा आप अभी के अभी चेंज कर सकते हैं, DRAM का एग्जाम्पल। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है जिसे सुबह से शाम तक यूज करेंगे, जब तक पावर सप्लाई ऑफ नहीं तब तक इसे यूज करेंगे, ये किसका एग्जाम्पल है, SRAM का एग्जाम्पल। मैंने बोला प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस को आप देखें, आपके पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है, जो आपको देखना पड़ेगा। आपने पूरे दिन रिसर्च किया, आपने सर्चिंग किया, सारे सर्चिंग डिटेल। अगर मैं आपके कंप्यूटर पे बैठूं, जब तक आपने पावर सप्लाई ऑफ नहीं किया है तब तक वो सारे सर्चिंग डिटेल मुझे मिल जाएंगे, और वो सारे हिस्टोरिकल डिटेल हैं। हिस्टोरिकल डिटेल, सर्चिंग डिटेल मुझे मिलेंगे जब तक पावर सप्लाई ऑफ नहीं करेंगे। अब वो सारे सर्चिंग डिटेल कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए एक मेमोरी यूज किया जाता है। कौन सी मेमोरी, तो आप कहेंगे कैच मेमोरी। हिस्टोरिकल डिटेल जब तक पावर सप्लाई ऑफ नहीं करेंगे वो सारे डिटेल कहाँ से मिलते हैं, कैच मेमोरी से। लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ करेंगे वहाँ से डेटा फ्री कर दिया जाता है। तो याद रखें, यूज टू एक्सेस हिस्टोरिकल डिटेल, एक्सेस हिस्टोरिकल डिटेल। हिस्टोरिकल डिटेल्स के लिए एक मेमोरी यूज करेंगे। कौन सी मेमोरी, कैच मेमोरी। कैच मेमोरी में डेटा तब तक स्टोर जब तक पावर सप्लाई ऑफ नहीं या फोर्सली आप हिस्ट्री को डिलीट ना कर दें। कट कॉपी डेटा पेस्ट करने तक कहाँ स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड, और ये क्लिपबोर्ड भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कट कॉपी डेटा टिल पेस्ट। कट कॉपी डेटा जब तक पेस्ट नहीं करेंगे कहाँ स्टोर होगा, क्लिपबोर्ड। वैसे ही यूजर करंट चेंजेस डेटा, जिस करंट डेटा को यूजर करंट चेंजेस डेटा, जिस डेटा को आप कभी भी चेंज कर दें, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है। तो ये सारे टर्म आपके वोलाटाइल कहलाते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि क्लिपबोर्ड क्या वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल। तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर रैम वोलाटाइल है तो रैम के सारे पार्ट भी वोलाटाइल होंगे। अगर रैम के सारे पार्ट वोलाटाइल, इसका मतलब ये भी वोलाटाइल, ये भी वोलाटाइल। पेपर में क्वेश्चन ये बनता है हिस्टोरिकल डिटेल के लिए कौन सी मेमोरी, तो कैच मेमोरी। कट कॉपी डेटा पेस्ट करने तक कहाँ स्टोर, क्लिपबोर्ड। और एक क्लिपबोर्ड क्या है, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल, तो आप कहेंगे वोलाटाइल मेमोरी। ठीक, तो सिंपल सा पार्ट ये है कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दोनों वोलाटाइल है, क्योंकि रैम वोलाटाइल है। तो पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनता है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए CD, DVD, ब्लूरे, रैम, फाइंड ऑड वन, तो इसका मतलब ये सारे आपके क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, और ये आपका क्या है, प्राइमरी मेमोरी। तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा क्या, प्राइमरी मेमोरी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए रैम रोम, कैच मेमोरी, हार्ड डिस्क, फाइंड ऑड वन, तो अब आपको कंसीडर करना पड़ेगा क्या, ये सेकेंडरी मेमोरी।
तो सारे प्राइमरी, एक सेकेंडरी, सारे वोलेटाइल, एक नॉन वोलेटाइल, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी मेमोरी के रैम के पार्ट को आपने कवर कर लिया, रैम से रिलेटेड जो भी टर्म पूछे जाते हैं वो आपने कवर कर लिया। लेकिन रोम के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उस रोम के टाइप्स को भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक क्या पढ़े? कंप्यूटर सिस्टम के दो पार्ट, कौन कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले सारे डिवाइस को आपस में कनेक्ट करेंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अगर आपने यूज़ किया तो सबसे पहला टास्क क्या? हार्डवेयर, सारे हार्डवेयर डिवाइस को आपस में कंबाइन कर दें। और जब इनपुट डिवाइस, सबसे पहला टास्क क्या कर रहे थे आप? इनपुट डिवाइस, इनपुट के बाद क्या? तो प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद आपको मिलता था क्या? रिजल्ट, आउटपुट। और उस रिजल्ट को आप करेंगे क्या? सेव, सेव करने के बाद आपको करना क्या है? ट्रांसफ़र। तो इन सारे डिवाइस को एक यूनिट में कंबाइन कर दें, आप उसे कहेंगे क्या? असेंबल। उसे आप कहेंगे क्या? असेंबल। ऑल हार्डवेयर डिवाइस कंबाइंड इन ए सिंगल यूनिट, उसे ही आप कहेंगे क्या? असेंबल। जब आपने असेंबल कर लिया तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में डालेंगे वो क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो हो सकता है, ये विंडो हो सकता है, डॉस हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, लाइनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस हो सकता है। तो सबसे पहले जब सिस्टम रेडी हो चुका हार्डवेयर डिवाइस से, तो कंप्यूटर सिस्टम बना नहीं, सॉफ्टवेयर भी होगा, तो सॉफ्टवेयर को डालना पड़ेगा। हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर को डालना, उसे हम लोग कहेंगे क्या? इंस्टॉलेशन। उसे हम लोग कहेंगे क्या? इंस्टॉलेशन। हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर को डालना क्या कहलाता है? इंस्टॉलेशन। क्लियर है? जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रेडी हो चुके, अब आप अपने सॉफ्टवेयर को डालें और अपना टास्क कंप्लीट करें। तो इसका मतलब ये है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर सिस्टम बना है। लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है, उसे हम लोग कहेंगे क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके सिस्टम के लिए ज़रूरी है। लेकिन आप अपने सिस्टम पे प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, वर्ड पे काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए एमएस ऑफिस की ज़रूरत है। तो एमएस ऑफिस को आप यहाँ क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। एमएस ऑफिस ये आप अपने पर्पज़ से यूज़ करेंगे, तो आप इसे कहेंगे क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के दो प्रकार, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन, जिसको आगे पढ़ेंगे। एक कंप्यूटर के लिए ज़रूरी जिसे कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक यूजर के लिए ज़रूरी जिसे कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के यूजर के लिए ज़रूरी है, यानी उसे कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन विंडो, डॉस, यूनिक्स, लाइनक्स, जिसके बिना आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा, तो वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये सारे टर्म पेपर में पूछे जाते हैं। आपने प्राइमरी मेमोरी के रैम के पार्ट को आपने तो समझ लिया, लेकिन रोम के भी कुछ पार्ट होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के रैम के पार्ट कंप्लीट, रोम की बात करते हैं। रोम पेपर में क्वेश्चंस यहाँ से कैसे पूछा गया है? रोम, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम, तो सबसे पहले तो यहाँ से कुछ फुल फॉर्म पूछे गए। सबसे पहले डबल ई पी में पहले का मतलब इलेक्ट्रिकली, दूसरे का मतलब इरेजेबल। ई पी रोम में ई का मतलब इरेजेबल, पी रोम में पी का मतलब प्रोग्रामेबल, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। जब डिवाइस बने उसी समय डेटा रिकॉर्ड, थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग डेटा कैन बी रिकॉर्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जब वो बनते हैं उसी समय डेटा रिकॉर्ड कर दिया जाए। उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते। जिस डेटा को चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब वो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होगा। जो डेटा जो सिस्टम के लिए ज़रूरी हो, सिस्टम के लिए ज़रूरी कहने का मतलब इसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी उन सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग करते क्या है कि जब डिवाइस बने उसी समय रिकॉर्ड कर दिया जाता है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग डेटा कैन बी रिकॉर्ड,
जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आप एसी यूज करेंगे, रिमोट, आप जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी से लेकर रिमोट तक, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड तक, प्रोसेसर से लेकर के ट्रैफिक कंट्रोल तक, इन सारे डिवाइस में जब बेसिकली ये डिवाइस बना होगा उसी समय डेटा रिकॉर्ड, यानी इस डेटा को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी यूज होगा, अगले दिन भी, और 1-2 साल के बाद भी यही यूज होना है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग के समय डेटा रिकॉर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक खाली डिवाइस दे, ब्लैंक कंटेनर दे, मुझे डेटा को बाद में रिकॉर्ड करना है। खाली डिवाइस डेटा को बाद में रिकॉर्ड किया जाए, इसीलिए उसे कहेंगे प्रोग्रामेबल। पी का मतलब क्या, प्रोग्रामेबल। यहाँ क्या था, जब डिवाइस बने उसी समय डेटा रिकॉर्ड। यहाँ क्या है, एक खाली डिवाइस डेटा को बाद में रिकॉर्ड करेंगे। बाद में रिकॉर्ड करने का मतलब प्रोग्रामेबल, रिकॉर्डेबल। क्लियर है। यहाँ पे डेटा इरेज नहीं कर सकते, यहाँ भी डेटा इरेज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ मुझे डेटा इरेज करना है, मुझे रिकॉर्डेड डेटा को चेंज करने हैं, फीचर्स वगैरह ऐड करेंगे तो रिकॉर्डेड डेटा को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए यहाँ डेटा को फोर्सली इरेज करेंगे। फोर्सली इरेज करने का मतलब आपको यूवी रे की ज़रूरत है, यूवी रे के भी आप पे फोर्सली डेटा इरेज करें। फोर्सली इरेज करने का मतलब एक लिमिटेशन होगा, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार लिमिटेशंस। यहाँ पे लिमिटेड टाइम डेटा को इरेज कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा इरेज नहीं कर सकते। कंडीशन क्या है, जब डिवाइस बने उसी समय डेटा रिकॉर्ड। यहाँ खाली डिवाइस डेटा को बाद में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे डेटा इरेज कर सकते हैं लिमिटेड टाइम, क्योंकि यूवी रे की ज़रूरत है। फोर्सली आपको पढ़ाया जाए, कब तक पढ़ेंगे, लेकिन खुद से सोच ले कि नहीं ये मेरे लिए ज़रूरी है। 15 क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टाइम देंगे, और टाइम देंगे तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट। तो यहाँ पे जो लिमिटेशंस हैं उस लिमिटेशन को हटा दिया जाए, इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाए, कोई लिमिटेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल टाइम डेटा को इरेज करें, मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड करें, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन था, यहाँ इरेज नहीं कर सकते थे। और यहाँ जब डिवाइस बने उसी समय डेटा रिकॉर्ड। पी का मतलब प्रोग्रामेबल, ईपी का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल, डबल ईपी का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है। एग्जाम्पल्स, जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक आईसी, ब्लैंक आईसी जिसमें डेटा रिकॉर्ड करें, पी रोम का एग्जाम्पल। इसी आईसी में फोर्सली डेटा इरेज कर दिया जाए, ईपी रोम का एग्जाम्पल। पेन ड्राइव, डबल ईपी का एग्जाम्पल्स। लिखते एक एक करके ज़रा इसको मेंशन करते हैं जो बहुत ज़रूरी है। रोम को आप कह सकते हैं रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। पेपर के पर्पज़ से ध्यान दें, इसे दूसरे नाम से भी बोला गया है, नोन एज एम रोम, नोन एज एम रोम। इसका मतलब क्या, मास्क रोम। और मास्किंग का मतलब जब डिवाइस बने उसी समय डेटा रिकॉर्ड। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग डेटा कैन बी रिकॉर्ड, जब डिवाइस बने उसी समय डेटा रिकॉर्ड। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग डेटा कैन बी रिकॉर्ड, जब डिवाइस बने उसी समय डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आफ्टर डैट सिर्फ रीड ओनली। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ जो कमी है उस कमी को रिमूव कर लिया जाए। तो पी का मतलब क्या, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। खाली डिवाइस डेटा को बाद में रिकॉर्ड किया जाए, इसीलिए वो क्या है, प्रोग्रामेबल। ब्लैंक कंटेनर, ब्लैंक कंटेनर, डेटा कैन बी रिकॉर्ड, डेटा कैन बी रिकॉर्ड। खाली डिवाइस डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसे चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट,
लेकिन ध्यान रहे ये ब्लैंक ऐसी जिसमें डेटा को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद इसे इरेज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। यहाँ जो कंडीशन है उस कंडीशन को यहाँ रिमूव कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या EPROM, ई का मतलब इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, डेटा को इरेज कर सकते हैं लिमिटेड टाइम, डेटा कैन बी इरेज इन लिमिटेड टाइम, इन लिमिट्स का मतलब ये है कि आपको फोर्सली इरेज करना पड़ेगा। फोर्सली इरेज करने का मतलब ये है UV रे की ज़रूरत है, तो इसलिए किसके थ्रू अल्ट्रा वायलेट रे, इसीलिए इसको दूसरे नाम से भी आप जानते हैं, नोन एज UV EPROM, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ डेटा को आप इरेज कर सकते हैं लिमिटेड टाइम, जैसे IC, लेकिन ये पहले से रिकॉर्डेड होगा। कुछ प्रोसेसर भी आए थे, एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं आते। यहाँ पे क्या था, जब डिवाइस बने उसी समय डेटा रिकॉर्ड, खाली डिवाइस डेटा को बाद में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ डेटा को इरेज कर सकते हैं लिमिटेड टाइम, ये लिमिटेशन नहीं चाहिए, तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे डेटा को इरेज कर सकते हैं। और इसके लिए डबल AP में पहले का मतलब इलेक्ट्रिकली, दूसरे का मतलब इरेजेबल, तो आप इसे कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डेटा कैन बी इरेज मल्टीपल टाइम, डेटा को इरेज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पेन ड्राइव, तो ये जितने भी फ्लैश मेमोरी, ये जितने भी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, सुन रहे, ये बेसिकली मल्टीपल टाइम डेटा को यहाँ से इरेज कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे रोम, जब डिवाइस बने उसी समय डेटा रिकॉर्ड, मास्किंग का मतलब यही होता है जब डिवाइस बने उसी समय डेटा रिकॉर्ड। यहाँ खाली डिवाइस डेटा को बाद में रिकॉर्ड करेंगे। इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के समय डेटा रिकॉर्ड कर दिया जाए और यहाँ खाली डिवाइस डेटा को बाद में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ इन दोनों में जो कमी है उस कमी को यहाँ रिमूव, EPROM, ई का मतलब इरेजेबल, डेटा को इरेज कर सकते हैं लिमिटेड टाइम, ये लिमिटेशन नहीं चाहिए। मल्टीपल टाइम डेटा को इरेज करें, मल्टीपल टाइम डेटा को रिकॉर्ड करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट, UV EPROM नोन एज EPROM या EPROM नोन एज UV EPROM, ये जो लिमिटेशन है नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिकली डेटा को इरेज करें, इलेक्ट्रिकली रिकॉर्ड करें, तो यहाँ बेसिकली कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन EPROM में लिमिटेशन था। अब आपको एक वर्ड मिला यहाँ पे क्या, BIOS। कुछ वर्ड जो पेपर में पूछे जाते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड जो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए IC, पढ़े थे VLSI, एक वर्ड आप सुनेंगे BIOS, एक वर्ड आप सुनेंगे CMOS, एक वर्ड आप सुनेंगे क्या, बोटिंग। अभी इससे पहले आपने पढ़ा UV EPROM, डबल EP में पहले ही का मतलब। ये सारे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो पेपर में आते हैं। IC का मतलब क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पहले प्रोसेसर का नाम 4004। BIOS यह है क्या, तो आप कहेंगे क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये है क्या, तो एक सॉफ्टवेयर है। BIOS क्या है, एक सॉफ्टवेयर है।
SW का मतलब क्या, सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को स्टार्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपने फ़ोन को किया स्टार्ट, जैसे ही स्टार्ट करेंगे वहाँ पे एक मैसेज मिलता है, प्लीज़ वेट सम टाइम। सिस्टम को टाइम चाहिए। सिस्टम को टाइम क्यों चाहिए? सिस्टम को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। स्टार्ट करने का मतलब हार्डवेयर को रेडी कर दो, सॉफ्टवेयर को रेडी कर दो, जितने भी ड्राइवर्स हैं सबको रेडी कर दो। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको रेडी करना बूटिंग कहलाता है। और बूटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी सॉफ्टवेयर को, BIOS। तो ये जो सॉफ्टवेयर है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस, एक वर्ड आपको यहाँ पे क्या मिला, बूटिंग। बूटिंग का मतलब सिस्टम को पहली बार स्टार्ट करना। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए बूटिंग क्या है, बूटिंग का मतलब फर्स्ट टाइम सिस्टम स्टार्ट। फर्स्ट टाइम सिस्टम स्टार्ट, सिस्टम को पहली बार स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। और बूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी BIOS। तो ये IC पता हो गया, VLSI पता हो गया, BIOS क्लियर है। सिस्टम को पहली बार स्टार्ट करना बूटिंग पता है। UEEPROM ये क्लियर है। EEP में पहले का मतलब इलेक्ट्रिकली। और एक वर्ड आपको मिला CMOS। तो ये है क्या, कंप्यूटर में छोटी सी एक बैटरी की यूज की जाती है, छोटी सी एक बैटरी। उसी बैटरी को आप कहेंगे CMOS, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर में जो डेट एंड टाइम आप देखते हैं, ये जो है वो किस पर्पज़ से, तो कंप्यूटर में डेट एंड टाइम जो आप देखते हैं, डेट एंड टाइम के लिए प्रोग्राम इसी एक बैटरी में स्टोर किया जाता है। और ये बैटरी कंप्यूटर में कॉर्नर पे जो मदरबोर्ड देखेंगे, कॉर्नर पे एक छोटी सी बैटरी, उसी बैटरी को कोमोस बैटरी के रूप में जानते हैं। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेट एंड टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो आज का डेट एंड टाइम आपको मिलता है। 10 दिनों बाद स्टार्ट करेंगे तो 10 दिनों के बाद का डेट एंड टाइम आपको मिलता है। ये डेट एंड टाइम से रिलेटेड प्रोग्राम कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कॉर्नर पे एक छोटी सी बैटरी होती है और इसी बैटरी को कोमोस बैटरी के रूप में जानते हैं। और इस कोमोस बैटरी की बात करें तो इसी कोमोस बैटरी में डेट एंड टाइम से रिलेटेड प्रोग्राम स्टोर कर दिया जाता है। और ये जो बैटरी है वो हार्डवेयर डिवाइस। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा टर्म क्लियर हो गया। तो अभी तक जो पढ़े, अभी तक क्या पढ़े, कंप्यूटर सिस्टम के 2 पार्ट। अभी तक जो आपने पढ़ा, कंप्यूटर सिस्टम में जब सारे डिवाइस को आप कनेक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो इसका मतलब आपने सिस्टम को रेडी किया है। सिस्टम को रेडी करने का मतलब सिस्टम में हार्डवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो प्राइमरी बेसिस पे कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, उसे हम लोग हार्डवेयर के रूप में जानते हैं। हार्डवेयर में एक सिस्टम का मेन पार्ट होगा CPU, और एक सिस्टम का ऐसा पार्ट जिसे आसानी से चेंज करें वो पेरिफेरल डिवाइस। तो सिस्टम के मेन पार्ट की बात करें वो प्रोसेसर। पहले प्रोसेसर का नाम 4004 जो 1971 में आया था, इंटेल कंपनी ने दिया था। और अगर इसी पार्टिकुलर इंटेल कंपनी या प्रोसेसर की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में आया था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC, फोर्थ जनरेशन में VLSI, फिफ्थ जनरेशन में ULSI अल्ट्रा लार्ज। तो इसको ज़रूरत के हिसाब से चेंज किया गया। पहले प्रोसेसर CPU की बात करें, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। अब इस CPU को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है। पहले पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैथमेटिकल ऑपरेशन, दूसरे पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को कंट्रोल करना, तीसरे पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा स्टोर करना। डेटा स्टोर करेंगे किसी न किसी डिवाइस में, और उस डिवाइस को आप कहेंगे मेमोरी डिवाइस। मेमोरी डिवाइस के 2 पार्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी। CD, DVD, हार्ड डिस्क, ये सारे क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। जब तक डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो सारी फाइल कहाँ पे हैं, सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन जिस करंट डेटा पे आप काम करते हैं वो सारे डेटा कहाँ, प्राइमरी पे। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। जो डेटा जिसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है वो डेटा नॉन वोलेटाइल है,
कहाँ स्टोर होता है, रोम पे। लेकिन जो यूज़र का डेटा है जिसे यूज़र कभी भी चेंज कर सकता है, वो सारे डेटा क्या है, वोलाटाइल। वोलाटाइल डेटा कहाँ स्टोर होगा, रैम पे। तो अगर रैम वोलाटाइल तो रैम के सारे पार्ट वोलाटाइल। डी रैम, यस रैम, रैम के पार्ट्स। डायनेमिक बेसिस पे सेम टाइम पे डेटा चेंज, डी रैम, कुछ समय तक डेटा स्टोर, इसका मतलब वो यस रैम। ये दोनों क्या है, वोलाटाइल। तो अगर ये दोनों वोलाटाइल हैं तो ये कट कॉपी डेटा याद रखेंगे कहाँ स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड। हिस्टोरिकल डिटेल के लिए कैच मेमोरी। अब ये सारे कंटेंट आपने समझ लिया है। सारे हार्डवेयर डिवाइस को यूनिट में कंबाइन करना, असेंबल, और यहीं पे सॉफ्टवेयर को डालेंगे। अब यहाँ रोम के सारे टाइप्स, पी रोम, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, ई पी रोम का मतलब इरेजेबल, और डबल ई पी का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। और ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो पेपर में आते हैं। तो इस तरीके से गाइज कुछ कंटेंट कवर हुए, नेक्स्ट कंटेंट आपको आगे मिलेगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कंटेंट में मिलते हैं।